हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो फाइनली आपका चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया है, दैट इज द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर की जो फर्स्ट थीम है दैट इज कल्चरल कम्युनिटीज एंड नेशन स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था एंड ओवरव्यू देखा था कि किस थीम्स के साथ में या कितनी थीम्स के साथ में आप इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं या फिर उन्हें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने देखा था आप कम्युनलिज्म पढ़ेंगे, रीजनलिज्म पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे और आप यूएनडीपी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, सिविल सोसाइटीज पढ़ेंगे, आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की वो ये है कि आप इस चैप्टर में डाइवर्सिटी को पढ़ने वाले हो। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। जैसे आपने चैप्टर 5 में इनइक्वालिटीज को पढ़ा कि समाज में ढेर सारी इनइक्वालिटीज होती हैं, वैसे ही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि समाज में ढेर सारी डाइवर्सिटी भी है। ठीक है, डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, ढेर सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेज है, रिलीजन है, कास्ट है और ढेर सारे इन सिस्टम की वजह से जो डिफरेंसेस, जो डाइवर्सिटी है उसके कारण अक्सर हमारे समाज को या फिर मैं बात करूं इंडियन सोसाइटी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या फिर वो उसकी नेशनल ग्रोथ में एक तरह से ऑब्स्टेकल होते हैं। एक और चीज जो इस चैप्टर के लिए मैंने आपको डिस्क्लेमर दी थी वो मैं आपको इस वीडियो में भी दे देती हूँ कि इस चैप्टर में ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स आने वाले हैं जिसके हमारे पास में एक कंक्लूजन नहीं होगा जिसको लेके कि ये सही है या ये गलत है। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था कि डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जहां पर आप स्पेशली सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप अपने समाज को जान रहे हैं, आपके समाज में जो लोग रहते हैं, पीपल हैं, आप उनके बारे में समाज में जान रहे हैं, कल्चर को समझ रहे हैं, लैंग्वेज को समझ रहे हैं, डाइवर्सिटी को समझ रहे हैं और ऐसे ही ढेर सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तरह से आपका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में, स्पेशली ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजों को समझने के लिए आपको ऐसे कहते हैं ना, अपने दिमाग के दरवाजे बिल्कुल खोल के रखने चाहिए। जैसे ये मैं आपको डिस्क्लेमर इसलिए दे रही हूं क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स आगे आने वाले हैं जहां शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैम आप सही नहीं है या फिर आप गलत हैं, जो भी है आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे हम बात करें साइंस में, जब आप साइंस पढ़ते हो, ग्रेविटी की थ्योरी आप पढ़ते हो कि एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो इसका सीधा साधा आंसर है कि ग्रेविटी है इसलिए एप्पल जो है नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है। ह्यूमैनिटीज में थोड़ा सा हिस्ट्री की मैं बात करूं तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए, इसको लेके हिस्टोरियंस के दो व्यू हैं। कुछ कहते हैं कि उनके आने से एक तरह से इंडिया की ग्रोथ हुई, रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट हुई, इंडस्ट्री सेटअप हुई, हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल उसमें जो है शिफ्ट हो गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो गए। वहीं कुछ का कहना है कि ब्रिटिशर्स के आने से एक तरह से इंडिया पूरा तहस नहस हो गया। अब हम जानते हैं ये दोनों ही व्यू पॉइंट्स सही भी हैं और गलत भी हैं, तो यानी कि हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव हमारे पास में है। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं वो ये है कि जब आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो एज एन स्टूडेंट आपका भी होलिस्टिक व्यू पॉइंट होना चाहिए। आपको दोनों पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब इस चैप्टर में जो आप कल्चरल डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं वहां पर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैम गलत बोल रही हैं और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेंगे, पर बात क्या है कि आपको दोनों चीजों को सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ गलत ही बताने वाली हूं, मैं आपको दोनों पॉइंट्स बता के सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, तो वो एक चीज आपको भी उस पॉइंट ऑफ व्यू को रखना होगा, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। ठीक है, आई होप चैप्टर्स को लेके सारी चीजें आपके मन में क्लियर हो गई होंगी। तो अब वापस से हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज कम्युनिटी आइडेंटिटी। देखो, स्टार्ट करने से पहले हम बहुत से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। हम रीजनलिज्म पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन इन सभी को जानने के पहले, इन सभी को स्टडी करने के पहले, डिस्कस करने के पहले, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन नेशन स्टेट्स एंड कल्चरल कम्युनिटीज। किस चीज की जरूरत है कि हम मीनिंग समझे, हम एक रिलेशनशिप समझे कि नेशन स्टेट्स और कल्चरल कम्युनिटीज ये दोनों क्या होती हैं।
इनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप है। और इसे समझने से पहले ज़रूरत है कि कम्युनिटी आइडेंटिटी को समझें। क्या होती है कम्युनिटी, क्या होती है कम्युनिटी आइडेंटिटी, आपका अपना समुदाय, आपका अपनी संस्कृति आपको किस तरह से पहचान दिला रहा है, ये एक चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। अब ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि why is it so important for people to belong to communities based on cultural identities? क्यों ज़रूरी है पीपल्स के लिए, लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए कि वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी सांस्कृतिक पहचान से बिलोंग करें। जैसे कि आपकी अपनी एक कास्ट होती है, आपका एक अपना एथनिक ग्रुप होता है, आप एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो क्यों है ये चीज़ों की ज़रूरत? Why is so much passion aroused when there is a perceived threat, insult or injustice to one's community? किसी एक समुदाय के साथ में जब किसी तरह का injustice, अन्याय होता है, इंसल्ट होती है या उन्हें किसी तरह का खतरा होता है, तो क्यों एक पूरा समुदाय साथ में आ जाता है और एक बहुत जोश और जुनून के साथ में आवाज़ बुलंद करता है? क्यों सब साथ में क्यों आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। Why do these passions pose problems for the nation state? और क्यों ये कल्चरल डाइवर्सिटी एक नेशन के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए एक तरह से थ्रेट है, एक तरह से चैलेंज है। अच्छा, एक एग्जांपल है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हम सभी के अंदर एक तरह से बहुत जोश होता है, एक बहुत जुनून होता है कि इंडिया ही जीतनी चाहिए, ठीक है, इंडिया को ही हमें जिताना है और इंडिया ही जीतेगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इंडिया नहीं जीती तो एक तरह से वो सारा दिन ना ऐसे बहुत उदासी भरा होता है कि यार इंडिया नहीं जीती। और जिस दिन इंडिया जीत जाती है मैच में तो उस दिन फटाके फूटते हैं और पूरी गलियों में शोर होता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सब डांस करने लग जाते हैं, है ना। ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं। तो क्यों इंडिया में जो मैच हुआ, मतलब इंडिया को लेके जो मैच हो रहा है, क्रिकेट चल रहा है, उसमें तो 10-11 लोग खेल रहे हैं और वो जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक मतलब इस तरह से एसोसिएट कर लेते हैं ना कि नहीं, पूरा इंडिया जीता है। वो 10-11 लोग तो हमें सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जीता पूरा इंडिया है और हारा भी पूरा इंडिया है। तो आप ऐसे कैसे एसोसिएट कर लेते हो अपने आप को सबके साथ में, एक पूरे समुदाय के साथ में? ये पैशन कहाँ से आ रहा है, ये जोश जुनून जो है आपके अंदर, ये कहाँ से आ रहा है? Every human being needs a sense of stable identity to operate in this world. अब ये एक चीज जो आपकी कम्युनिटी से थी, आपके कल्चर से बिलोंग करती थी। अब अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, आपकी बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, या मैं अपनी बात करूं, सो एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स अ सेंस ऑफ स्टेबल आइडेंटिटी टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में अगर आपको रहना है, इस समाज में आपको रहना, आप इस समाज के हिस्सा हो। समाज की बात करते हैं, वर्ल्ड तो चल ही रहा है, लेकिन समाज की अगर हम बात करें, जिस समाज में आप रह रहे हैं, आपको एक पहचान की जरूरत है, एक स्टेबल आइडेंटिटी, स्थिर पहचान की आपको जरूरत है। क्वेश्चंस लाइक, कुछ क्वेश्चंस अक्सर हमारे मन में आते होंगे, या जब आप छोटे होंगे, आज अगर मान लीजिए आपकी कोई आइडेंटिटी है तो ठीक है, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो अक्सर बचपन से लेके अब तक बहुत से क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, जैसे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैं अपनी बात करूँ, मैं सलोनी पांडे हूँ, तो मैं बाकी सबसे अलग कैसे हूँ, ठीक है। हाउ डू अदर्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंड मी, लोग मेरे बारे में कैसे सोचते होंगे, कैसे मुझे समझते होंगे, ठीक है। मैं यदि कोई वर्क कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसे देख के आप मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, किस तरह से मुझे समझ रहे हैं। What goals and aspirations should I have? मुझे अपनी लाइफ में आगे और क्या करना है। मेरी बात तो ठीक है, आप अपने आप को यहाँ पर एग्जाम्पल में रख के देखिए कि मैं कौन हूँ, लोग मुझे किस तरह से समझ रहे हैं, कैसे मुझे समझते हैं, कैसे मुझे पहचानते हैं, और मेरे लाइफ में क्या गोल्स होने चाहिए, क्या एस्पिरेशंस होने चाहिए। नाउ क्वेश्चंस लाइक दिस कॉन्स्टेंटली क्रॉप अप इन आवर लाइफ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड से ही ऐसे सवाल हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं, एंड वी आर एबल टू आंसर मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द वे इन विच वी आर सोशलाइज्ड। अब यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन क्वेश्चंस को आप आंसर कैसे कर पा रहे हो और क्यों कर पा रहे हो, मतलब आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर कर पाते हो, बिकॉज
ऑफ द वे इन विच वी आर सोशलाइज्ड। आप इन क्वेश्चंस को आंसर इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपका इस तरह से समाजीकरण हुआ है। आपको याद होगा क्लास 11th में आपने चैप्टर 4 पढ़ा है कल्चर एंड सोशलाइजेशन, जहां आपने देखा था कि किस तरह से हम सभी का सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो, किनशिप के थ्रू हो, समाज में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस उनके थ्रू हो, लेकिन हम सभी का सोशलाइजेशन होता है। हमें सिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है हमारा जेंडर क्या है, हमें किस तरह से बोलना है, हमें किस तरह से ग्रीट करना है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारी कास्ट क्या है, हम ये चीजें समझने लगते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारा रिलीजन क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, किस तरह से ट्रेडिशंस है, हमारी लैंग्वेज क्या है, ये आप समझने लगते हो ना। क्यों? क्योंकि आपका उस तरह से सोशलाइजेशन हुआ होता है। कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो अमेरिका का है, तो अमेरिका की सोसाइटी उसको जिस तरह से सोशलाइज करेगी वो उस हिसाब से अपने आप को जानता होगा। जैसे आज आप जानते हो आप कौन हो, तो आपको आपकी आइडेंटिटी कहाँ से मिली है, आपके पेरेंट्स से मिली है। आपके गोल्स एस्पिरेशंस क्या होंगे, तो आप जिस तरह के समाज में रहते होगे उस अकॉर्डिंग आपने सोचा होगा ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या मैं जो भी बनूंगा, मैं जो भी करूंगा आगे चल के, तो वो आपने उस अकॉर्डिंग सोचा होगा। आपके मतलब जो भी अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए कि लोग मुझे किस तरह से समझते होंगे, तो सारी चीज डिपेंड करती है आपके सोशलाइजेशन प्रोसेस पे। और टॉट हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी बाय आवर इमीडिएट फैमिलीज एंड आवर कम्युनिटी इन वेरियस सेंसेस। वही चीज जो अभी मैंने आपसे कही कि आपको ये सभी चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। द सोशलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस डायलॉग, नेगोशिएशन, even struggle against significant others, those directly involved in our lives like our parents, family, kin group and our community। तो सोशलाइजेशन जो पूरा प्रोसेस है जो हमने समझा था, वही सारा कुछ अभी मैंने आपको बता दिया है, वही हम यहाँ रीड करें कि ये जो पूरा सोशलाइजेशन प्रोसेस है इसमें कंटिन्यूअस डायलॉग होता है। आप सभी इंटरेक्ट करते हो ना आपस में सोसाइटी में, इसलिए आप चीजों को समझते हो, नेगोशिएशंस होते हैं एंड स्ट्रगल भी होता है। जब कभी ऐसा होता है कि कोई चीज, किसी चीज को लेके कोई बात, कोई थ्रेट, कोई इनजस्टिस आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के साथ में हुआ हो या आपके साथ में हुआ हो, तो आप उस एक चीज को लेके अपनी आवाज भी बुलंद करते हो। तो ये सभी चीजें चलती हैं, ये सभी चीजें समाज में होती हैं और इसके थ्रू आपको आपकी आइडेंटिटी मिलती है। कौन सी आइडेंटिटी मिलती है? आपको आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी मिलती है। क्या मिलती है? कम्युनिटी आइडेंटिटी आपको मिलती है। आवर कम्युनिटी प्रोवाइड्स अस द लैंग्वेज। हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, वो हमें हमारी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज बोलती हूँ तो मैं उस लैंग्वेज में ही सोशलाइज्ड हुई हूँ। मेरी पेरेंट्स की लैंग्वेज भी वही है और जिस समुदाय में रहती हूँ वहाँ की लैंग्वेज भी वही है। अब कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल, कोई स्टूडेंट है जो बंगाल में हुआ है, उसकी मदर टंग बंगाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी समाज, वो जिस समुदाय में रहता है उसकी मदर टंग वही है, तो उसको वो लैंग्वेज मिलेगी। हम इंडिया में डाइवर्सिटी की बात करें, अब जहां पर ऐसी डाइवर्सिटी नहीं है, एक कॉमन कम्युनिटी की बात करें, तो वहां सभी जो भी बच्चे हो रहे हैं उन सभी को उनकी मदर टंग उनके समुदाय से ही मिलेगी, है ना। And the cultural values through which we comprehend the world, it also anchors our self identity। और इसके साथ ही हमारी मदर लैंग्वेज, हमारी मदर टंग के साथ ही हम ढेर सारी कल्चरल वैल्यूज को भी सीखते हैं। हम हमारी संस्कृति को भी जानते हैं, पहचानते हैं, रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब कुछ हमें इस सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही मिलता है, जिससे हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। क्या बनती है? हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बनती है। तो यानी कि हमारा जो समुदाय है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। आई होप आपको रिकॉल हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो भी वही सारी चीजें हैं कि आपको आपके कल्चर से आइडेंटिटी मिलती है, जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी भी होती है। और ये सारा कुछ प्रोसेस जो है सोशलाइजेशन के थ्रू चल रहा है, सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये सारा कुछ चल रहा है। कम्युनिटी आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन बर्थ। यहां तक हमने देखा कि अक्सर हमारे मन में ढेर सारे सवाल आते हैं। उन सवालों के जवाब हमारे पास में इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक समुदाय से बिलोंग करते हैं, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कम्युनिटी हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमें सेल्फ आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, क्योंकि वो हमें हमारे समुदाय से मिली होती है, उसे हम हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 पर्सन्स है, सिर्फ अभी एग्जाम्पल 3 का ले रहे हैं, ऐसे ही ढेर सारे पर्सन्स हैं। इन सभी की आइडेंटिटी ये जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उससे मिली है, तो ये सभी मिलके उस कम्युनिटी की आइडेंटिटी को शेप कर रहे हैं। तो जो कम्युनिटी की आइडेंटिटी होती है वो बर्थ पे बेस्ड होती है,
ठीक है, आई होप यहां तक चीज समझ में आई होगी। सेल्फ आइडेंटिटी क्या होती है, कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, और आपको आपकी पहचान कैसे मिलती है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देन community identity is based on birth and belonging rather than on some form of acquired qualification or accomplishment। एक चीज आपको याद होगी, जब हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था, हमने कास्ट सिस्टम में ये एक चीज देखी थी कि हमारी जो कास्ट होती है वो एस्क्राइब्ड होती है, हमारी चॉइस तो नहीं होती कि हम किस कास्ट में बर्थ लेंगे। क्या आपको आपके बर्थ के पहले पता होता है कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट में आपका जन्म होने वाला है? ऑब्वियसली हमें नहीं पता होता। तो हमारी जो कास्ट आइडेंटिटी होती है वो एस्क्राइब्ड होती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जो कास्ट होगी वही कास्ट हमें भी मिलती है। कास्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, ये एक चीज हमें पता है कि कास्ट जो होती है दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, कास्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। वही सेम चीज है कम्युनिटी आइडेंटिटी के साथ में। आपने पहले पढ़ा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब यहां से हम जो चीजें आगे पढ़ेंगे वो आपको समझ में आने लगेंगी। कि जैसे हम हमारी कास्ट को लेके श्योर नहीं हो सकते कि हमें किस कास्ट में हमारा बर्थ होगा, वैसे ही जो आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो भी एस्क्राइब्ड होती है, आपको मिली होती है। आप उसको खुद से चूज नहीं कर सकते हो, एक्वायर नहीं कर सकते हो। It is what we are rather than what we have become. It is like कि हम यही है, ठीक है, हमारी यही कम्युनिटी है, हम इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारी यही आइडेंटिटी है। We don't have to do anything to be born into a community. In fact, no one has any choice about which family or community or country they are born into. वही चीज है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आपका जन्म किस समुदाय के अंदर होगा। क्या आप डिसाइड कर सकते हो? मतलब जैसे कोई एक बेबी है जो अभी हुआ भी नहीं है, तो क्या उसके होने के पहले वो इस एक चीज को एश्योर कर सकता है या डिफाइन कर सकता है या फिर मतलब कंफर्म कर सकता है कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन में ही होगा, इस पर्टिकुलर कास्ट में ही होगा, उसकी लैंग्वेज यही होगी? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। जब एक इन्फेंट बेबी होता है तो उसको तो ये भी नहीं पता होता कि वो कहाँ है, क्या है, उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो वैसे ही उसको उसकी कास्ट मिलती है जो उसके पेरेंट्स की होती है, जो उनका रिलीजन होता है वही रिलीजन उसको मिलता है, और आप इन चीज़ों को बाद में बदल भी नहीं सकते हो। ठीक है, आप अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या एक चीज कर सकते हो, संस्कृताइजेशन प्रोसेस जो हमने पढ़ा था वो एक बिल्कुल अलग चीज है। अगर हम हमारी कम्युनिटी की बात करें तो कोई पर्सन इस चीज को लेके उसकी चॉइस नहीं होती कि उसका जन्म किस कम्युनिटी में होगा, वो किस फैमिली में होगा, या फिर वो किस कंट्री के अंदर उसका बर्थ होगा। क्या आपको पता था कि आप इंडिया में बॉर्न होगे? आप अमेरिका में भी हो सकते थे, चाइना में भी हो सकते थे, जापान में भी हो सकते थे, लेकिन आप इंडिया में बॉर्न हुए। उसमें आपकी कोई चॉइस थी क्या कि आपने ऐसा पहले भगवान को बोला था कि नहीं मुझे इंडिया में ही बर्थ लेना है तो मुझे इंडिया में ही भेजा जाए? ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि आपकी चॉइस नहीं है। These kinds of identities are called ascriptive। याद रखिए इस एक चीज को कि इस तरह की जो आइडेंटिटीज होती हैं ये ascriptive होती हैं, आपको प्राप्त होती है। आप इसके लिए किसी तरह की कोई जंग नहीं लड़ते हो, ना ही कोई चॉइस होती है। These are ascriptive, that is they are determined by the accidents of birth। इन्हें कैसे डिटरमाइन होती है ये? accidents of birth and do not involve any choice on the part of the individuals concerned। आपकी कोई चॉइस नहीं है, अब आपका जहां बर्थ हुआ है वही आपकी आइडेंटिटी होगी। Community identity is based on birth and belonging rather than on some form of acquired qualifications or accomplishment। ठीक है, It is an odd fact of social life that people feel a deep sense of security and satisfaction in belonging to communities in which their membership is entirely accidental। हम क्या चीज देख रहे हैं कि जो आपकी community identity है वो ascribed है, आपको ऑलरेडी प्राप्त है, और यहाँ पर आपके पास में किसी भी तरह की चॉइस नहीं है, आपके पास में किसी भी तरह की चॉइस नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज जो बहुत ऑड है, एक चीज जो बहुत ऑडली डिफाइन है समाज के बारे में। ठीक है, समाज के बारे में ये एक चीज सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगे, कभी मतलब आप ऐसे डीप थिंकिंग करेंगे ना किसी दिन बैठ के, तब आपको ये एक चीज समझ में आएगी कि ऐसा क्यों है। देखिए, It is an odd fact of social life that people feel a deep sense of security and satisfaction in belonging to communities in which their membership is entirely accidental। आज आप अपना एग्जाम्पल रखिए, आज आप अपना एग्जाम्पल रखिए, अपने आप को रखिए। आपका नाम क्या है? आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो? ठीक है, आपकी कास्ट क्या है? आपका रिलीजन क्या है?
आपकी क्या लैंग्वेज है, ठीक है, और आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हो, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप ये सारी चीजें सोच के रखिए। आपका नाम क्या है, जैसे सपोज आपका नाम ए है, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, आपके फैमिली के मेंबर्स किस तरह के हैं, एक किस तरह की रिलेशनशिप है आपकी फैमिली में, ये सारा कुछ आप सोच लीजिए। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपनी कास्ट यहाँ पर लिख लीजिए। आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है, आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए। आप किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, आसामीज बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो यहाँ पर आप लिख लीजिए। और आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, झारखंड से हैं, कहीं से भी हैं, आप उस एक चीज को यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या ये सारी चीज आप सोच समझ के आए थे? ऑब्वियसली नहीं, आपकी चॉइस नहीं थी, ये चीजें आपको एस्क्राइब्ड है। लेकिन फिर भी ये जो एक्सीडेंटल चीजें हैं, मतलब आपको बर्थ से मिल गई हैं, जिसके लिए आपने किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करी थी, आपको बाय बर्थ ये चीजें मिल गई हैं, एक्सीडेंट के थ्रू ये चीजें मिल गई हैं, लेकिन आप इनके साथ में एक तरह का बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक तरह का सेटिस्फैक्शन आप फील करते हैं। जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत चिल होते हैं, ठीक है। आप जब भी इन सभी के साथ में, तो आपको ये पता है कि मैं सेफ हूं, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक पहचान है। इनके मतलब ऐसा होता है ना कि जब आपकी फैमिली के ऊपर, आपके रिलीजन के ऊपर, आपके पूरे रिलीजन के ऊपर, या फिर आप जिस रीजन में रहते हैं, मान लीजिए आप जिस रीजन में रहते हैं वहां पर जो है एक समय में बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ जाता है, एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो जाता है, हेल्थ सिस्टम बहुत खराब हो जाता है, तो एक तरह आप सोचने लगेंगे कि यार मैं जिस रीजन में रहता हूं उसके हालात ऐसे क्यों हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट वहां पर क्यों क्रिएट हो रहा है, आप उसको लेके थोड़े से चिंतित हो जाएंगे। और यदि वही एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है, आप जिस एरिया में रहते हैं, रीजन में रहते हैं, वो एक बहुत अच्छा रीजन है, बहुत प्रॉस्पेरस है, वेल्थ है, सब कुछ है, तो आप बहुत खुश होंगे अपने रीजन को लेके, आप बहुत प्राउड फील करेंगे। तो ये चीजें आपको आपकी मर्जी से नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इनके साथ में एक तरह का सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन, इमोशनल बॉन्ड आप फील करते हो, ठीक है, करते हैं ना, हम सभी फील करते हैं। जैसे मैंने आपको इंडिया के मैच का एग्जांपल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया जीत जाएगी तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत आपके अंदर एक पैशन आ जाएगा, बढ़िया से जो है क्रैकर्स फायर हो जाएंगे, सब कुछ होगा। क्यों आपको एक डीप सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे अपने हैं, ठीक है, आपको ये एक चीज लगती है ना कि ये सभी चीजें जो है हमारी अपनी है, तो उसको लेके एक इमोशनल टच आप सभी के अंदर होता है, एंड दैट इज एन ऑड फैक्ट ऑफ सोशल लाइफ। ये एक चीज थोड़ी सी सुनने में अजीब लगे कि जो चीज हमने चाही नहीं वो हमें मतलब वो हमारे पास में है और उसको लेके हम आज बहुत खुश भी हैं, तो ये चीज हर समाज में होती है, ऐसा इसमें कुछ अलग सा तो नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज को डीपली सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा ये ऑड फैक्ट लगेगा सोशल लाइफ को लेके। वी ऑफन आइडेंटिफाई सो स्ट्रांगली विद कम्युनिटीज वी हैव done nothing to deserve, passed no exam, demonstrated no skill और competence। कोई एग्जाम पास नहीं किया है, किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है इन सभी के लिए। This is very unlike belonging to say a profession or team. Doctors और architects have to pass exams and demonstrate their competence. Doctors होते हैं, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में आपको किसी एक पर्टिकुलर टीम में मेंबरशिप चाहिए, उसके लिए ढेर सारी प्री कंडीशंस होंगी, आपको उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी मेंबरशिप है आपकी फैमिली में, रिलीजन में, रीजन में, वो बिना किसी प्री कंडीशन के है और टोटल है, आप उसके फुल मेंबर हो, वहां पे किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, लेकिन आप उसके फुल मेंबर हो। In fact, most ascriptive identities are very hard to shake off. Even if we choose to disown them, others may continue to identify us by those very markers of belonging. और यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं ascriptive identities के बारे में, लेकिन ये इतनी ज्यादा एक तरह से बोले हार्ड होती है कि आप कल को ऐसा सोचो कि मैं अपने समुदाय को छोड़ के किसी और समुदाय में चले जाता हूँ, अपनी सभी मतलब एक तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी सोशल लाइफ को पूरा चेंज कर लेता हूँ, मैं अब इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता। आप ऐसा अपने मन में सोच सकते हैं, लेकिन समाज आपको उसी नजरिए से देखेगा, वो आपको उसी आइडेंटिटी से बिलोंग करेगा। जैसे मान लीजिए ये ए पर्सन है,
इसकी जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो इसको सेल्फ आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। ये ऐसा सोचता है कि मुझे अब इस कम्युनिटी में नहीं रहना, ये कोई एक अलग सी कम्युनिटी है, मैं इसके साथ में मिक्सअप हो जाता हूँ। तो इस पर्सन ने अपनी कम्युनिटी को छोड़ दिया और दूसरी कम्युनिटी में आ गया, या मान लीजिए दूसरी कम्युनिटी में नहीं आया, इसने बोला कि मैं किसी भी चीज को नहीं मानता हूँ, मैं आइसोलेशन में रहूंगा, अलग रहूंगा, समाज से अलग रहूंगा, समुदाय से अलग रहूंगा। लेकिन जिस समाज में ये रहता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी और ना चाहते हुए समाज से अलग हम नहीं हो सकते, हम हमेशा उस समाज के पार्ट रहते ही हैं। तो बाकी जो सभी लोग हैं वो इस ए पर्सन को हमेशा इसी आइडेंटिटी से बिलोंग करके देखेंगे, अलग नहीं समझेंगे। जैसे हमने कास्ट सिस्टम में पढ़ा था कि आप सोच सकते हैं कि मेरी कास्ट के साथ में ढेर सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर मैं अपनी कास्ट को बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी कास्ट बहुत बाइज्ड है, आप मान लेते हैं, ठीक है, आपने सोच लिया। जैसे मैं मान लेती हूँ कि मैं अब किसी तरह की कोई कास्ट नहीं चाहती हूँ, ठीक है, मैं जो है अपना नो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेती हूँ, मेरा सिर्फ नाम है, मेरी कोई कास्ट नहीं है, मेरा नाम बस सलोनी है और मेरी कोई भी कास्ट नहीं है। तो ये मैं अपने लिए कर सकती हूँ, अपने मन की संतुष्टि के लिए। लेकिन जिस समाज में मैं रहती हूँ वो समाज मुझे मेरी उसी आइडेंटिटी से पहचानेगा, उसी आइडेंटिटी से जानेगा। तो यहाँ पर क्या एक चीज कह रहे हैं कि कम्युनिटी आइडेंटिटीज इतनी ज्यादा हार्ड होती हैं कि आप उनको शेक ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा आई होप। देन परहैप्स इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंटल, अनकंडीशनल एंड येट ऑलमोस्ट इनएस्केपेबल बिलोंगिंग दैट वी कैन ऑफन बी सो इमोशनली अटैच्ड टू आवर कम्युनिटी आइडेंटिटी। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी से बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। एक्सपेंडिंग एंड ओवरलैपिंग सर्कल्स ऑफ कम्युनिटी टाइज गिव मीनिंग टू आवर वर्ल्ड एंड गिव अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी हु वी आर। ये जो हमारी फैमिली होती है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारी कास्ट होती है, हमारी लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, एथनिसिटी है, ये सभी हमें एक पहचान दिलाते हैं और उस पहचान से हम कभी पीछे नहीं हट सकते। दैट इज व्हाई पीपल ऑफन रिएक्ट इमोशनली और इवन वायलेंटली व्हेनेवर देयर इज अ परसीव्ड थ्रेट टू देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी। और हम उनसे इतने ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि कभी भी अगर हमारी कम्युनिटी आइडेंटिटी पर किसी तरह का कोई खतरा आएगा तो हम उसके लिए एग्रेसिवली जो है रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ होगा। अ सेकेंड फीचर ऑफ एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज एंड कम्युनिटी फीलिंग इज दैट दे आर यूनिवर्सल। अब एक जो सेकेंड फीचर है आपके एस्क्रिप्टिव कम्युनिटी आइडेंटिटी का वो ये है कि जो कम्युनिटी आइडेंटिटीज होती हैं वो यूनिवर्सल होती, कम्युनिटी फीलिंग जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। अभी तक हमने क्या एक चीज देखी, हमने देखा कि कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, वो कम्युनिटीज हमें हमारी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है जिससे हमें पहचान मिलती है। ठीक है, वो हमें आइडेंटिटी देती है ना, हमें एक पहचान देती है, उनसे हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। हमारे पास मैटर ऑफ चॉइस नहीं होती है उसमें, लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हैं एक तरह से, किसके साथ में, कम्युनिटीज के साथ में। और जब उन पे किसी तरह का कोई खतरा आता है तो हम उस पर एग्रेसिवली रिएक्ट भी करते हैं। दूसरी चीज जो है कम्युनिटी को लेके वो ये है कि ये यूनिवर्सल होती है। Everyone has a motherland, a mother tongue, a family and faith. This may not necessarily be strictly true for every individual, but is it true in general sense? यानी कि इन जनरल हम बात करें, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में ना बात करें, इन जनरल हम बात करें तो हर एक इंसान के पास में इन जनरल एवरीवन हैज, सबका एक अपनी मदरलैंड है, मातृभूमि है, सबकी एक अपनी मदर टंग है, अपनी मातृभाषा है, सबका परिवार है, सबके भरोसे है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, ये सबके पास में होता है। इन जनरल सेंस हम बात करें यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं, सभी के पास में अपनी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, मदरलैंड है, एथनिसिटी है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, सब कुछ है, सबके पास में है। And we are all equally committed and loyal to our respective identities। और हमारी आइडेंटिटीज को लेके हम सभी कमिटेड हैं और लॉयल हैं। ठीक है, जो चीज मैंने आपसे कही कि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है। वंस अगेन इट इज पॉसिबल टू कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट बी पर्टिकुलरली कमिटेड टू वन और द अदर एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। और अगेन वही एक चीज है कि ऐसे अब बहुत से लोग होंगे। अब पर्टिकुलर लेवल पे बात करें, अभी जनरल लेवल पे बात करें तो कम्युनिटी फीलिंग यूनिवर्सल है, सभी के पास में होती है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर लेवल पे बात करें तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने रिलीजन को लेके खुश नहीं होंगे, जो शायद अपनी लैंग्वेज को लेके खुश नहीं होंगे और शायद उनमें उन्हें बिलीव नहीं होंगे।
ठीक है, वो उस चीज को लेके पर्टिकुलरली कमिटेड नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसे अपनी लैंग्वेज को लेके ऐसा लगता है कि मेरी लैंग्वेज सही नहीं है, मुझे ये लैंग्वेज नहीं चाहिए है, मैं किसी और लैंग्वेज को प्रिफर करता हूँ। तो यानी रहते तो आप एक समाज में, लेकिन उस कम्युनिटी के, उस समुदाय के किसी एक पहलू को आप पसंद नहीं कर रहे हो या एक तरफ से नकार रहे हो। But the possibility of this commitment is potentially available to most people. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, कॉपरेशन है। Because of this, conflicts that involve our communities are very hard to deal with. और इसी डिफरेंसेस की वजह से हम क्या बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी फीलिंग जो है वो यूनिवर्सल होती है, इन जनरल यूनिवर्सल होती है, सभी के पास में जनरल सेंस में हम बात करें तो सभी के पास में कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है और सेंस ऑफ फीलिंग बिलोंगिंग होती है। लेकिन पर्टिकुलर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो उनसे कमिटेड नहीं होते हैं, जिन्हें अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को लेके थोड़ा बहुत मतलब मन में एक तरह से संकोच है, बोल देते हैं। इन दोनों को लेकिन अगर हम मिक्सअप कर दें तो क्या होता है, तब कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, चाहे फिर वो राष्ट्र के हो, भाषा के हो, आपके धर्म के हो, आपकी जाति के हो, या किसी एक क्षेत्र को लेके हो। ठीक है, किसी एक क्षेत्र को लेके हो। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, अब आप इस चीज में ये मत कहिए कि मैम आप क्या बात बोल रही, गलत बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही बता दे रही हूँ, है ना। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इंडिया की बात करें, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, बहुत सारे लोग हैं। अब कुछ बात करते हैं कि इंडिया क्यों है पॉपुलर, क्यों है फेमस इंडिया, या क्यों एक स्ट्रांग नेशन है। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, जो इंडिया की एक सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब इस डाइवर्सिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे रिलीजन को ही डोमिनेट करे इंडिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ हमारे रिलीजन को ही डोमिनेट करे और दूसरे रिलीजन को ना करे। ठीक है, या फिर बहुत से ऐसे इंडिया में स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में डिमांड है कि जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर रीजन है, इसमें ढेर सारे लोग रहते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमें हमारा रीजन अलग दे दो, जिसे रीजनलिज्म हम कहते हैं, क्षेत्रवाद, हमें हमारा क्षेत्र अलग दे दो। अब जब इस तरह की चीजें, जब इस तरह के टॉपिक्स इमर्ज होते हैं, तब होता है कन्फ्लिक्ट। तब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट। फिर वो वाली बात आती है कि जब चार बर्तन साथ में होते हैं तो वो खनकते हैं। ठीक है, तो जब ये इतनी डाइवर्सिटी जब साथ में मिलती है, जब ये इतनी पूरी डाइवर्सिटी साथ में मिलती है, तब होते हैं कन्फ्लिक्ट्स, तब होती हैं लड़ाइयां। और ईच साइड इन द कन्फ्लिक्ट थिंक्स ऑफ द अदर साइड एज अ हेटेड एनिमी एंड देयर इज अ टेंडेंसी टू एग्जेग्रेट द वर्च्यूज ऑफ वंस ओन साइड एज वेल एज द वाइसेस ऑफ द अदर साइड। और जब कन्फ्लिक्ट होता है, जब लड़ाई होती है, तो हर एक साइड, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये एक है, इन दो के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के लिए, हर एक साइड के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए मैं बी साइड से हूं और कोई एक ए साइड से, तो मेरे लिए मेरी साइड बिल्कुल सही होगी और सामने वाला गलत होगा। अब मैं बन जाती हूं ए साइड वाली, तो मेरे लिए मैं सही होगी और बी साइड वाले पूरी तरह से गलत हो गए। और मैं अपनी साइड की तो पूरी आपको अच्छाइयां बताऊंगी कि देखिए हम तो ये अच्छा कर रहे हैं, हम तो वो अच्छा कर रहे हैं, और सामने वाले की आपको पूरी बुराइयां गिना दूंगी। ये कन्फ्लिक्ट में ये चीजें होती हैं। एंड दस व्हेन टू नेशंस आर एट वॉर, पैट्रियट्स इन ईच नेशन सी द अदर एज द एनिमी एग्रेसर, each side believes that God and truth are on their side। और जब दो नेशंस के बीच में वॉर होता है, जब दो राष्ट्र के बीच में वॉर होता है, तो हर एक नेशन को ये लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हम सबसे बड़े पैट्रियट हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आज इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाए, तो इंडियंस तो पूरे ये सोचेंगे कि हम बिल्कुल सही हैं। ठीक है, मतलब आई एम ऑल्सो इंडियन, तो मैं भी यही सोचूंगी कि हम बिल्कुल सही हैं और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ में है और हम ही जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के होंगे वो ये सोचेंगे कि नहीं, हम बिल्कुल सही है, इंडिया के लोग पूरी तरह से गलत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ में, तो हम ही जीतेंगे। ये चीज होती है ना कॉन्फ्लिक्ट में, आपके दो दोस्तों के बीच में भी लड़ाई हो जाए तो यही एक चीज होती है। एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट इट इज वेरी हार्ड फॉर पीपल ऑन ईदर साइड टू सी दैट दे आर कंस्ट्रक्टिंग मैचिंग बट रिवर्स्ड इमेजेस ऑफ
ईच अदर्स। और होता क्या है अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से गुस्सा बहुत तेज होता है और एक तरह से ये चीजें कन्फ्लिक्ट या लड़ाइयों तक पहुंच जाती हैं। नाउ इट इज अ सोशल फैक्ट दैट नो कंट्री और ग्रुप एवर मोबिलाइजेस इट्स मेंबर्स टू स्ट्रगल फॉर अनट्रूथ, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि हर एक साइड को ऐसा लगता है कि हम सही है, ठीक है, हर एक साइड को क्या लगता है कि हम सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं ए और बी की लड़ाई हो रही है, दो कंट्रीज है, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ये सोच रहे हैं हम सही है, ये सोच रहे हैं हम सही है। और कोई भी नेशन ये कभी अपने लोगों को इसलिए कभी नहीं मतलब युद्ध में भेजता है कि आप गलत के लिए, अन्याय के लिए या असमानताओं के लिए लड़ो। सबको लगता है कि हम सही हैं और हर कोई फाइट कर रहा है ट्रुथ के लिए, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए। नाउ दिस डज नॉट मीन दैट बोथ साइड्स आर राइट इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट और देयर इज नो राइट और रॉन्ग और नो ट्रुथ। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं, ऑब्वियसली ये नहीं है। इसका मतलब एक तो गलत होगा ना लड़ाई में। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कोई तो बात होगी, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या जो भी है कोई भी गलत होगा, कहीं पे कहीं सच होगा, कहीं पे झूठ होगा। लेकिन होता क्या है कॉन्फ्लिक्ट में कि हर एक पर्सन को ये लगता है कि हम सही है और हम सही के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। नेशंस की अगर हम बात करें, ये दो नेशंस फाइट कर रहे हैं, तो अभी तो इन दोनों को पता है कि हम दोनों बिल्कुल सही हैं और अपनी अपनी जगह पे हम दोनों सही हैं और सही के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बट अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है, कोई एक तो गलत होगा, कोई कहीं पर तो झूठ होगा, कहीं पर तो सच होगा, तभी लड़ाई हो रही है, तभी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। Sometimes both sides are indeed equally wrong or right. At other times, history may judge one side to be aggressor and the other to be the victim. But this can only happen long after the heat of the conflict has cooled down. देखिए क्या चीज़ होती है, कभी कभी ये भी होता है कि शायद दोनों कंट्री सही है, शायद दोनों कंट्री गलत है, लेकिन जब ये वॉर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, जब ये वॉर पूरा खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर जब आप इसको एनालाइज करोगे चीज़ों को, तब आपको समझ में आता है कि सही कौन था, गलत कौन था। जैसे मान लेते हैं आज छोटी मोटी आप दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आप बहुत लड़ लेते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो लड़ाई के बाद की जो बिल्कुल एक शांति होती है, तब आप बैठ के सोचते हैं कि नहीं यार, शायद ये गलती मेरी थी या शायद ये गलती उसकी थी। तब आप शांति से चीजों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। लेकिन होता क्या है, एग्रेशन में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ये कन्फ्लिक्ट, ये सभी चीजें एक कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, एक तरह से थ्रेट होते हैं। तो यहाँ जो आपको चीजें समझनी थी कम्युनिटी आइडेंटिटी को लेके, वो सारा कुछ ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो हमें एक सेल्फ आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सेल्फ आइडेंटिटी। या फिर मैं कहूँ, हम जिस कम्युनिटी, जिस समुदाय में रहते हैं, वहाँ से हमें हमारी सेल्फ आइडेंटिटी मिलती है, जिसमें हम कुछ सवालों को जवाब दे पाते हैं कि हम कौन हैं, हमें लोग कैसे समझते हैं, हम दूसरों से किस तरह से अलग हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है, ये सब कुछ आपको पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? आपकी कम्युनिटी से। नाउ आप किस कम्युनिटी के मेंबर होंगे, ये आपकी अपनी चॉइस नहीं होती है। इट इज नॉट योर ओन चॉइस। आपको तो नहीं पता होता, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है, जो आपको सेल्फ आइडेंटिटी मिली है, ये आपकी कम्युनिटी से होती है और आप किस समुदाय से होंगे, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, ये सारा कुछ एस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। ये सारा कुछ एस्क्रिप्टिव होता है और बाय बर्थ ऑफ एक्सीडेंट्स ये सारी चीज आपको पता चलती है। बाय बर्थ ऑफ एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, सॉरी, एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ से ये सारा कुछ आपको पता चलता है। और दूसरी चीज, ये यूनिवर्सल होती है। जो कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है, सभी के पास में होती है। अब होता ये है कि ये जो आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी है, इसमें इन जनरल पीपल कमिटेड होते हैं, बट इन पर्टिकुलर कुछ पीपल होते हैं जो उसको लेके कमिटेड नहीं होते, या कोई एक चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती अपने समुदाय के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। और कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन में जो दो पक्ष है आमने सामने, वो दोनों ही सही होते हैं, ठीक है, वो दोनों ही अपने अपने लिए सही होते हैं और वो दोनों ही सही के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई द्वंद्व हो रहा है तो उसमें कोई सही होगा, कोई गलत भी होगा, ठीक है, उसमें कोई सही होगा, कोई गलत भी होगा। लेकिन ये सभी चीजें कब पता चलती हैं? जब सारा कुछ लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है और फिर हम चीजों को बैठ के एनालाइज करते हैं। नाउ
Some notion of mutually agreed upon truth is very hard to establish in situations of identity conflict. Is usually takes decades, sometimes centuries for one side to accept it was wrong. और जब लड़ाई झगड़े, जब wars, conflicts आइडेंटिटी को लेके होते हैं, कम्युनिटी आइडेंटिटी को लेके होते हैं, तब वो इतने ज़्यादा मतलब एक तरह से बोले खतरनाक होते हैं कि आप उनका एकदम से कंक्लूजन नहीं दे सकते। उन्हें शांत होने में बरसों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, सेंचुरीज भी हो जाती हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर द लूजिंग साइड इन अ वार टू बी फोर्स्ड टू अपोलोजाइज फॉर द बैड थिंग्स दैट इट डिड। और अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे दो नेशंस के बीच में जो है युद्ध हो जाता है, तो मान लीजिए ये जो साइड है ये हार जाती है, तो फिर जो साइड हार जाती है उसको कहीं ना कहीं इस एक चीज़ के लिए फोर्स्ड किया जाता है कि आप इस चीज़ को मानिए कि आप गलत थे, इसीलिए जो है आप हारे हो युद्ध में। ये चीज़ें होती है ना, इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये इन जनरल बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हम वर्ल्ड व्यू पर्सपेक्टिव में इन जनरल बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी आइडेंटिटी जो होती है वो एक पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा मतलब उसकी इमोशनल बॉन्ड होती है एक तरह से उसके लिए कि उनके लिए वो युद्ध तक लड़ लेता है, ठीक है, उनके लिए वो युद्ध तक लड़ लेता है, पैशनेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। इट इज़ ओनली रेयरली दैट द विनर्स एक्सेप्ट दैट दे वर गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग। होता क्या है, जब लड़ाई झगड़े सारा कुछ शांत हो जाते हैं, तो जो लोग इस लड़ाइयों में जीत रहे हैं, जो इनमें जीत गए हैं, जो विनर है, वो अल्टीमेटली फिर बाद में ऐसे मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब उसमें मैं जीत गई हूँ, तो मैं फिर बाद में ये कहूँगी, अब देखो जीत तो मैं गई हूँ, विनर तो मैं हूँ, अब उसके बाद में मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ शायद उस युद्ध में हमें ये एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम सच के लिए लड़ाई लड़ रहे थे इसीलिए ऐसा हो गया। तो वो बाद में कहीं ना कहीं उस गिल्टी को शो करना सेंचुरीज बाद में वो एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि However, in recent times there have been many such examples from the around the world. अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जब विनर्स ने अपोलोजाइज किया है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, जब विनर्स ने अपोलोजाइज किया है अपनी गलतियों के लिए। यानी कम्युनिटी आइडेंटिटी से जिस तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं, कन्फ्लिक्ट के बाद में क्या होता है, विनर्स किस तरह से अपोलोजाइज करते हैं, विनर्स किस तरह से एक तरह से बोलते हैं ना कि धीरे से छुप छिपा के चले गए और जीत भी गए, और जो हारे हुए हैं उनके ऊपर सारा दोष लगा दिया जाता है। Nations or communities that were on the winning side or that are still in a dominant position are beginning to accept that they have been responsible for grave injustices in the past and are seeking to apologize the affected communities. अभी के समय में एक जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है कि जो विनर्स रहे हैं वॉर में, जो विनर्स रहे हैं वो अक्सर बहुत गिल्टी फील करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमने शायद उस युद्ध में आपके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय किया है और उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये एग्जाम्पल्स कैसे हैं, जैसे पहली बात करें ऑस्ट्रेलिया की। Australia has been a long debate on an official apology from the Australian nation, where the majority of population today is white European origin, to the descendants of the native peoples who were the original inhabitants of the forcibly colonized land. Australia को भी forcibly colonized किया जाता है और वहाँ के जो original inhabitants होते हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है और उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। जो ओरिजिनल पीपल हैं उन्हें उनके लैंड से हटा दिया जाता है और आज के समय में जो वाइट यूरोपियन पीपल ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो कब्जा जमा लेते हैं। तो इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन नेशन में, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी एक बहुत लंबा डिबेट चला इस एक चीज़ को लेके कि हम उन नेटिव पीपल से उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं, हम उस एक चीज़ को लेके गिल्टी हैं जो भी अत्याचार हमने उनके साथ में किए। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया हैव पास्ड सम वेरिएंट ऑफ अपोलॉजी रिजोल्यूशन, और इस एक चीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे रिजोल्यूशंस आए जहाँ पर ये चीज़ दर्शाएगी कि हमने जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसके लिए हम आपसे इस तरह से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। यूएसए की भी हम बात करें, सो देयर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट अबाउट द अपोलॉजीज टू द नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ लैंड ड्राइवन आउट बाय वार, एंड टू द ब्लैक कम्युनिटी ब्रॉट एज स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। नो कंसेंसस हैव बीन रीच्ड येट। यूएसए में भी जब कॉलोनाइजेशन प्रोसेस पूरा चल रहा था तो नेटिव्स जो थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को, और वहाँ पर अफ्रीका से बहुत से ऐसे लोगों को लेके आए थे स्लेव्स बना के, ठीक है, स्लेव्स बना के अपने गुलाम लेके जो ब्लैक कम्युनिटी से थे, और फिर उन्हें ला के जो है यूएसए में रखा गया था एज अ स्लेव, एज अ गुलाम। तो उनसे फिर बाद में यूएसए में भी एपोलॉजी, मतलब यूएसए ने एपोलॉजी मांगी, हालांकि किसी एक कंसेंसस पर हम नहीं पहुंच पाए। जापान की हम बात करें, सो ऑफिशियल पॉलिसी हैज लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू अपोलोजाइज फॉर द एट्रोसिटीज ऑफ वॉर एंड कॉलोनाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन जापान ऑक्यूपाइड ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग कोरिया एंड पार्ट्स ऑफ चाइना।
जापान ने जब वॉर के समय और कॉलोनाइजेशन के समय ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों को जब है जापान ने एक तरह से कॉलोनाइज्ड बना लिया था वॉर के समय, इनके साथ में बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई, उसको लेके भी इन्होंने अपोलॉजी मांगी है जापान में, जिसमें जुनिचिरो कोइजुमी इन्होंने 15 अगस्त 2005 को एक अपोलॉजी लेटर भी इसमें मतलब दिया है और इसके लिए माफी चाहिए। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो जीत चुके हैं वॉर में और अब सालों बाद अपनी चीजों के लिए एक तरह से गिल्टी है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, कम्युनिटी आइडेंटिटीज की वजह से इस तरह के ग्रेव कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। मतलब वो होता है ना कि अब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर क्या, तो वही चीज है कि वॉर तो हो गया, जितना नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन हम बाद में चीजों को बैलेंस्ड आगे तक रखने के लिए एक तरह से अपोलॉजी मांग रहे हैं कि हमारी तरफ से जिस तरह का इंजस्टिस आपके साथ में किया गया हम उसके लिए अपोलॉजी चाहते हैं। सिमिलर डिबेट्स हैव गॉन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की आप बात करो, ब्रिटेन की बात करो, जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा था अपार्थाइड पॉलिसी चलती थी, जहां पर जो ब्लैक्स थे उनके साथ में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, व्हाइट यूरोपियन पीपल ने किया। ब्लैक्स कौन थे? नेटिव थे साउथ अफ्रीका के, लेकिन उनके साथ में फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो यही सारी चीजें हैं कि आपको आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, ये यूनिवर्सल होती है, एस्क्रिप्टिव होती है, लेकिन जब आप इनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होते या मन में किसी तरह का कोई विषाद होता है तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। कन्फ्लिक्ट देखो, कन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल बात है, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। पर क्या होता है जब ये कन्फ्लिक्ट्स, जब ये लड़ाई झगड़े किसी नेशन के लिए थ्रेट बन जाते हैं, वॉर जैसी कंडीशंस आ जाती हैं, उसकी ग्रोथ को लेके एक तरह से चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल हैं, दिक्कतें तब आना शुरू होती हैं। सो आई होप आपको कम्युनिटी आइडेंटिटी का ये जो सारा कुछ लेक्चर था समझ में आया होगा कि कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिटी आइडेंटिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, उसे समझना क्यों जरूरी है। आपको आज ये एक चीज जरूर लगी होगी, शायद किसी को लगी हो किसी को ना लगी हो, कि हम इतना कुछ ये जो वॉर के बारे में जान रहे हैं, ये हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि आगे हम ऐसे इश्यूज के साथ में अभी टैकल करने वाले हैं जो इनसे भी ज्यादा ग्रेव होंगे, जो आपको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव नहीं, खुद आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव देंगे। तब आपको इन चीजों को समझना होगा कि कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज होते हैं, कन्फ्लिक्ट किन चीजों का रुख बदल लेते हैं कब, और अल्टीमेटली होता क्या है, ये सारा कुछ आपको समझना होगा एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एज एन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो सभी वीडियोस देखने के लिए आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्लास आपको स्टडी करनी है, जैसे सपोज क्लास 12th स्टडी करनी है, क्लास 12th पे क्लिक किया, इस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th सोशियोलॉजी पढ़नी है, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। चैप्टर पे क्लिक करेंगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स ओपन होंगे, सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, जो भी टॉपिक पढ़ना है और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।